हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रेखा है और मेरा जन्म एक बहुत ही अमीर घर में हुआ था। मेरे पापा एक बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए मुझे इतना प्यार और मोहब्बत के साथ पाला गया था कि मेरी हर ख्वाहिश मेरे बोलते ही पूरी हो जाती थी। सच कहूँ तो भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा था और इसके साथ साथ खूबसूरती भी थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। लोग कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह लड़का बहुत खुशनसीब होगा, क्योंकि वो इतनी हसीन लड़की का पति होगा। अभी मैं पढ़ रही थी और मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका नाम सुनील था। वो भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मुझे उसकी पापा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जिस गाड़ी से वह आता था वह गाड़ी कम से कम 30-40 लाख की होगी और उसे देखकर मुझे लगता था कि वह बहुत अमीर घर का लड़का है। वह हमेशा बस मुझे ही देखता रहता था। ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर उसको नज़रअंदाज करती थी। सच पूछूं तो मैं खुश फहमी में थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरे प्यार में पागल है और आज नहीं तो कल वह अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा। और इस इंतज़ार में खुशफहमी में रही, लेकिन शायद उसे भी पता चल गया था कि मैं उसको पसंद करती हूँ। इसलिए उसने ज़रा भी देर न करते हुए फ़ौरन आकर मुझे प्रपोज़ कर दिया और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने उससे कहा कि अरे, आज तो हम पहली बार बात कर रहे हैं और तुम पहले ही दिन शादी की बात कर रहे हो। कम से कम पहले 2-4 बार हम एक दूसरे से मिलजुल लें, एक दूसरे को जान लें, इसके बाद शादी का सोचेंगे। और वो भी जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक मेरे घर वाले मेरी शादी किसी से भी नहीं करेंगे। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होते जा रहे थे। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और सुनील ने भी अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। इसलिए उसने देर न करते हुए फ़ौरन अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया। जब उसने मेरे घर वालों के बारे में अपने पापा को बताया तो उसके पापा ने कहा, अरे, इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। यह तो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। अगर इनकी लड़की है तो मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं और मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं फ़ौरन ही इनसे तुम्हारी शादी और रेखा की शादी की बात करूँगा। लेकिन वो शहर में रहता था जहाँ उसका घर था, इसलिए मुझे शादी करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर कैसे रहूँगी। फिर एक दिन सुनील के पापा हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा से शादी के लिए रिश्ता मांग लिया। मेरे पापा ने हाँ भी कर दी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी थे। और से अच्छी बात यह होगी वह दोनों शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। मेरे पापा ने कहा कि हमारा तो सब कुछ रेखा का ही है, इसलिए हम आपको क्या दे सकते हैं। हमारे पास सब कुछ आपका ही है, इसलिए दहेज की भी कोई मसला नहीं है। सुनील के पापा ने कहा कि ये भी मेरा इकलौता बेटा है और मेरा सब कुछ भी सिर्फ सुनील का ही है और आपकी बेटी का ही है। इसलिए यह बात आप कभी ना कहना कि आप दहेज देंगे, क्योंकि मुझे दहेज लेना और देना दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने सोचा मेरे ससुर जी तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं। फिर मेरे पापा और सुनील के पापा ने मिलकर हमारी शादी तय कर दी और शादी के बाद मैं उनके घर में जाने वाली थी। वैसे मैं शहर में रहती थी। शहर में तो सुनील पढ़ाई के लिए आया था, वैसे वह एक गांव का रहने वाला था, इसलिए शादी के बाद भी मुझे गांव जाना था। देखते ही देखते हमारी शादी का दिन करीब आ गया और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई थी। इतनी धूमधाम से कि आसपास के लोग देखते रह गए थे। दूर दूर तक लोग मेरी शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे। कितनी अच्छी शादी थी। सुनील के पापा इतने ज़्यादा अमीर कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे पापा से भी ज़्यादा अमीर होंगे।
सच कहूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था कि देखो मैं कितने अमीर घर में पैदा हुई और इससे भी ज़्यादा अमीर घर की बहू बनने जा रही हूँ। एक दिन सुनील के पापा हमारे घर आए और मेरे पापा से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो खामोश हो गए। पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे। शायद कुछ कह रहे थे कि इतने मिल गए हैं और इतने भी डिमांड और हैं, अगर पूरी हो गई तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे देखते ही दोनों खामोश हो गए। मैंने सोचा शायद कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। देखते ही देखते बारात दरवाजे पर आ गई और मेरी शादी सुनील से हो गई। अगले दिन मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मैंने देखा कि इतनी बड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली तो मैंने फिल्मों में ही देखी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनूंगी। यह तो मेरी सोच से बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरी, वैसे ही नौकरों की लाइन मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। मैंने और सुनील दोनों ने हवेली में कदम रखा तो नौकरानी देखती रह गई और कहने लगी, नई बहू तो बहुत खूबसूरत है। नई बहू रानी से क्या मतलब था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी कि नौकरानी ने ऐसा क्यों कहा कि नई बहू रानी बहुत खूबसूरत है। क्या कोई और भी बहू रानी इस घर में रहती थी? जिस नौकरानी ने मुझे नई बहू रानी कह पुकारा, तभी मेरे ससुर जी ने नौकरानी को ज़ोर से डांटा और कहा, जाओ अपना काम करो। तुम लोगों को कोई काम वाम तो है नहीं, बस इधर उधर की बातें करती रहती हो। शायद वह मेरी परेशानी समझ गए थे कि मैं नई बहुरानी का नाम सुनकर कुछ सोच में पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने इस नौकरानी को डांट कर वहाँ से भगा दिया। कुछ दिन हो गए थे मुझे इस हवेली में रहते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे मेरे अलावा भी इस हवेली में कोई और भी है जो मुझे बुलाता है। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता था कोई ना कोई है जो मुझे आवाज़ देता है और मुझे कहता है कि मेरी मदद करो। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली के पिछली तरफ जो एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में कोई है। मैंने सुनील को बताया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा इधर उधर की बातें पर ध्यान मत दो। कोई नौकरानी होगी जो पीछे से कमरे की सफाई कर रही होगी। तुम्हें लगता होगा कि शायद कोई भी, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, बस तुम खुश रहा करो। सुनील की बात सुनकर मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा लगता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है, जैसे हवेली के पीछे जो कमरा है उसमें कोई राज हो। मैंने कई बार सोचा कि मैं एक बार खुद जाकर हवेली के पीछे वाले कमरे में देख लूं कि कौन है जो इस कमरे में रहता है, लेकिन जब भी मैंने जाने की कोशिश की तो एक नौकरानी हर वक्त मुझ पर नज़र रख रही होती थी। वह हर बार मुझे उस कमरे में जाने से रोक देती थी। मुझे पहले तो शक हुआ कि ऐसे कैसे इसे पता चल जाता है कि मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में जाने वाली हूँ, और या तब मुझे बुलाने आ जाती है और कहती है, मालकिन आप वहाँ नहीं जा सकती। आखिर यह मुझे क्यों नहीं जाने देती। एक दिन इस नौकरानी को बहुत तेज़ बुखार आ गया तो मैंने उसे बुखार की दवा के साथ नींद की दवा दे दी, जिसे खाकर वह बहुत गहरी नींद में सो गई और से पता ही नहीं चला कि मैं कब हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई हूँ। हवेली के पीछे वाले कमरे में जाकर जब मैंने जो देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे अपनी बात कहूँ। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह नौकरानी आखिर मुझे क्यों वहाँ जाने नहीं देती थी। मैंने पीछे वाले कमरे में देखा तो मुझे वहाँ कुछ लड़कियाँ नज़र आई जिसको बंद कर रखा हुआ था। आखिर वह लड़कियाँ कौन थी? मैंने पहले सोचा कि मैं सुनील से पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह फिर मुझे चुप करवा देगा।
इसलिए मैंने अपने ससुर जी से कहा कि क्या पिछले वाले कमरे में कोई रहता है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ किसी को नहीं देखा। मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा पूछती तो मेरे ससुर जी कभी भी जवाब नहीं देते, लेकिन मैंने झूठ बोला और बात घुमाकर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, पीछे वाले कमरे में कोई नहीं रहता, वह कमरा खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ मत जाया करो। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन सब में मेरे ससुर का हाथ है। आखिर कौन थी वो लड़कियां जिन्हें हवेली के पीछे के कमरे में बंद करके रखा गया था? उस दिन मैं सिर्फ खिड़की से झांक कर वापस आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं उन लड़कियों के पास ज़रूर जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे ताला तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन जब हकीकत मेरे सामने आई तो मुझे खुद से नफरत हो गई। अब एक दिन मैंने नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सो गई। और जब वह सो गई तो मैं हवेली के पीछे वाले कमरे में चली गई और मैंने ताला खोला। ताले की चाबी मैंने नौकरानी के जेब से निकाल ली थी। वो तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए उसे होश नहीं था। मैंने चाबी से ताला खोला और उन लड़कियों के पास जाकर मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बंद करके रखा है, तुम कौन हो? उन लड़कियों ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। क्यों वास्तव में एक पति ऐसा भी हो सकता है, या कोई पति ऐसा भी अपनी बीवी के साथ कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन कैसे न करती, क्योंकि जैसी उनकी हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। इन लड़कियों ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन से कमरे को बंद करके वापस चली आई और चाबी नौकरानी के पास रख दी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के साथ मैं रह रही हूँ वह इंसान इस हद तक गिरा हुआ है। एक दिन मैंने मौका पाकर फिर से नौकरानी के खाने में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि सुनील और उसके पापा बाहर गए हुए थे। उनके आने से पहले मुझे काम को पूरा करना था। देर न करते फौरन मैंने चाबी उठाई और पीछे के कमरे में पहुंच गई। मैंने देखा कि पीछे कुछ 20 लड़कियां थीं जिन्हें बंद करके रखा हुआ था। इनमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी थी। मुझे देखते ही वह सब कहने लगी, हमें बचा लो, यह लोग हमें बेच देंगे, हमें दूसरे देशों में बेच देते हैं, प्लीज़ हमें बचा लो, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। मैंने उनसे कहा, तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग खामोश हो जाओ और किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल फिर मिलने आऊँगी और इस बार जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी तो तुमको आज़ाद करवा दूँगी यहाँ से, लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। और मैं चुपचाप ताला लगाकर फिर से हवेली में आ गई और मैंने चाबी भी नौकरानी के जेब में रख दी। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, इसीलिए उसे पता ही नहीं लगा कि मैं पीछे के कमरे में गई थी और सारी सच्चाई जान गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं सारी बात सुनील को भी बता दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर यह बात सुनील को बताई और इसने अपने पापा को बचाने के लिए सारी बात उन्हें बताई तो यह बहुत बुरा होगा। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि यह बात सुनील और मेरे ससुर को मालूम हो, क्योंकि यह बात मैं जान गई थी कि इन लड़कियों को मेरे पति और ससुर ने ही यहाँ रखा हुआ है। अगर इन्हें यह बात मालूम हो गई तो कहीं वह मुझे भी इस कमरे में बंद न कर दें। यही सोचकर मैंने सुनील को ये भी नहीं बताया, क्योंकि अभी मेरी पूरी ध्यान इन लड़कियों को बचाने पर है। मैंने इन बेचारों को कैद में रोते हुए और मरते हुए देखा था। वो बेचारी लड़कियां इस हवेली में कब से कैद थी। इस हवेली के नौकरानियां तो मालिक की वजह से चुप थी, मगर मैं इस हवेली की नई मालकिन थी और मैं किसी मामूली बाप की बेटी नहीं थी।
जो अपने पति और ससुर से डर जाती। मुझे इन लड़कियों को इस हवेली से निकालना था, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। ये बात तो मैं जान गई थी कि इस हवेली में कैद सभी लड़कियां बेकसूर थी। इसीलिए मैंने पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बताया और यह सब बताया कि ये लोग नहीं जानते, मैं अपने ससुर और पति से छुपकर आप लोगों को यह खबर दे रही हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह जालिम नहीं हूँ। मैंने पुलिस से कहा कि मैं यह सब अपनी आँखों से देखा है और यह सारी हकीकत मैं जानती हूँ, मगर मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता ना चले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भाग जाए। आप लोग पहले यहाँ चुपके से आएं, फिर सारी लड़कियों को हवेली से तलाश करें। ये कहकर मैं बेफिक्र हो गई। मगर उसी वक्त जब सुनील घर आया, मैंने उससे पूछा, सुनील, ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है तो मुझे बता दो। वो चौंक गया, मगर कहने लगा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि मुझे सच बताओ। सुनील, उसने फिर मना कर दिया। मैंने कहा, सुनील, मैंने आपकी हवेली के पीछे एक कमरे में 15 से 16 की लड़कियां और कुछ छोटी बच्चियों को देखा है, जिन्हें शायद आप लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ है। यह सुनकर तो सुनील का चेहरा बदल गया। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे मुझे मारने लगेगा और वो मुझसे कहने लगा, मैंने मना किया था ना तुमको हवेली के पिछले कमरे में नहीं जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानती और मेरे मना करने के बावजूद उस कमरे में गई। मैं सुनील का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान रह गई। वो बहुत गुस्से में था और इस हालत में वह एक पागल साइको से लग रहा था। सुनील जब मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेरे ससुर वहां गए और सुनील को ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगे, मैंने इसे कई बार हवेली के पिछले कमरे की तरफ झांकते हुए देखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह पिछले कमरे में चली ही जाएगी। नौकरानी को भी इस पर नज़र रखने को कहा था, लेकिन वो भी इस पर नज़र नहीं रख सके, इसीलिए इसमें इतनी हिम्मत आई। अब हमें इसके साथ पुरानी बहू जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, ताकि किसी को कुछ पता न चले, वरना अगर किसी को यह बात पता चल गया तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहकर मेरे ससुर ने सुनील से कहा, बेटा, यह तुम्हारी बीवी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे बहुत प्यार होगा, मगर मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि इसे मार कर पिछले कमरे में दफन गाड़ दो। मैं यह सुनकर चौंक गई। मेरे ससुर ने क्यों कहा? इसका मतलब है सुनील की पहले भी शादी हुई थी और उसे सारी हकीकत मालूम हुई, तो इन लोगों ने उसे मारकर पिछले कमरे में दफन कर दिया और अब यह लोग चाहते हैं कि मुझे भी मार दिया। सुनील का बाप पहले भी उसका साथ दे चुका था। इसी दौरान पुलिस आई और उन्होंने मुझे बचाया और कहा कि तुमने लड़कियों को किडनैप किया और उन्हें इंडिया से बाहर ले जाकर बेच दिया। पुलिस को देखकर मेरे ससुर और पति ने भागना चाहा, मगर पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेरा हुआ था, इसीलिए मेरे ससुर और मेरे पति रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस की वजह से मेरी जान बच गई। पुलिस ने मुझे सुनील और उसके पापा से छुड़ाया और कहा कि आप जैसी बेटी की वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई। इस वक्त मुझे अपने पापा के संस्कार पर बहुत गर्व हुआ, मगर जेल में जाकर मेरे ससुर ने पुलिस को बयान दिया कि मेरे पापा भी इस काम में शामिल थे। यह बात तो मैं जानती थी कि मेरे ससुर और पापा बिजनेस पार्टनर हैं, मगर यह सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मेरे पापा भी ऐसे हैं जो लड़कियों को बेचकर उनकी कमाई खाते हैं, और मेरे पापा ने खुद ही ऐसे पैसों से मुझे पाला है। मगर कुछ दिन बाद पुलिस ने पापा को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ सारे सबूत भी मिल गए। वो भी मेरे पति सुनील और ससुर के साथ मिले हुए थे। अब वो तीनों अपने करतूतों की सज़ा भुगत रहे थे। हवेली से निकलने वाली लड़कियों ने दिल की
गहराइयों से मेरा धन्यवाद किया और अब मैं आज़ाद हूँ। मगर मैं यह सोचकर बहुत परेशान हूँ कि अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि ना मेरा मायका रहा और ना ही ससुराल। मगर मैंने जल्दी यह फैसला किया कि मैं उनके हराम से कमाए हुए पैसे को खर्च नहीं करूँगी, बल्कि कहीं नौकरी कर लूँगी। इसलिए मैंने वह दोनों घर छोड़ दिए और एक हॉस्टल में रहने लगी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कहानियाँ जैज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।